बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 का फर्स्ट आर्टिकल एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने जा रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ होती है, तो इस चीज़ को वी विल देखते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है आज का। हम अंडरस्टैंड करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी को, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स को, और फिर एक ब्रीफ लुक हम देखेंगे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर चीज़ एटम्स से मिलकर बनती है, और एटम्स में होते हैं ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी बेसिक नॉलेज आपको है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और एनर्जी एमिट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेरी इजीली एटम्स से निकलने वाली या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जीज़ को, लाइट्स को, फोटॉन्स को स्टडी करने के लिए हम जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स का सहारा लेते हैं उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रो का वर्ड स्पेक्ट्रम से निकला है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। सो द डेफिनेशन इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ्स एंड इंटेंसिटीज। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोटोन आ रहा है, तो इसकी वेवलेंथ भी है और कितनी अमाउंट में फोटॉन्स आ रहे हैं ये इंटेंसिटी है। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यू सिंपली नो बेटर के फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एटम्स। ये देखें आपके सामने, ये एब्जॉर्ब भी हो रहा है, एमिट भी हो रहा है, तो इसी चीज़ की स्टडी का नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये पिक्चर अपने माइंड में क्लियर रख लें कि जी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटम्स जो लाइट्स एमिट कर रहे हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डन। अब चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम पे। तो फ़र्ज़ करें एक घने बादलों वाला मौसम हो, शदीद बारिश बरस रही हो, दिन का वक्त हो, फिर बारिश बरस के ख़त्म हो जाए और अचानक धूप निकल आए। तो धूप में अक्सर अगर एक क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हमें ये 7 रंगों की एक कॉस नज़र आती है जिसे हम रेनबो कहते हैं। ये 7 रंगों की कॉस सूरज की वाइट लाइट जब पानी के कतरों में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन सफ़र करती है तो वो वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यानी अपने जो कंपोनेंट कलर्स होते हैं उनमें स्प्लिट हो जाती। इसमें 7 कलर्स हैं, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू ग्रीन ऑलिव, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, ये कलर्स हैं। अब इसी स्पेक्ट्रम को गौर से देखें तो हमें वेवलेंथ का भी आइडिया हो जाएगा। देखें, वॉयलेट सबसे नीचे है शॉर्टर पाथ, रेड सबसे ऊपर है लॉन्गर पाथ। तो रेड की वेवलेंथ लॉन्गर होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ स्मॉलर होती। तो स्टूडेंट्स, ये जो वाइट लाइट से निकलने वाला ये जो सारा रंगों का मजमुआ है, इस मजमुए को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये सूरज का स्पेक्ट्रम है, सोलर स्पेक्ट्रम इसे कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम्स की और क्या नेचर्स हैं? और नेचर्स ये हैं कि किसी भी ब्लैक बॉडी सोर्स है, सूरज एक ब्लैक बॉडी सोर्स है। ब्लैक बॉडी क्या था कि हर वो चीज़ जो टेम्परेचर रखती है वो रेडिएशन एमिट करती है। तो सूरज चूँकि बर्निंग ऑब्जेक्ट है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो उससे निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यानी इसमें कोई कलर मिसिंग नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हॉट और कोल्ड गैस को ज़रा गौर से समझिएगा। वी ऑल नो दैट गैसेज आर मेड अप ऑफ एटम्स। हॉट गैस लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जब हमने गैस को हीटअप किया है तो गैस के एटम्स ने एनर्जी गेन की है, और एटम्स ने जो एनर्जी गेन की है वो एनर्जी एटम्स एमिट करेंगे, और उस एमिटेड एनर्जी को हम किसी ब्लैक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारे के सारे कलर्स मौजूद नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं। तो उसकी रीज़न कि जो हॉट गैस है उसके जो एटम्स हैं उनके सर्टन एनर्जी लेवल्स हैं, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट भी कर सकते हैं और अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। जैसे कोल्ड गैस है, अब कोल्ड गैस के साथ एक बल्ब बना हुआ है, इट मीन्स कि कोल्ड गैस है तो इसके सब एटम्स जो हैं वो स्टेबल एनर्जी स्टेट में। यहाँ बल्ब से रोशनी निकल रही है और उस रोशनी में से कुछ फोटॉन्स इस गैस के एटम्स को क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, यानी अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इट मीन्स जो एब्जॉर्ब्ड पॉइंट्स हैं, जो ऑब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स हैं, वो हमें यहाँ स्पेक्ट्रम पे नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पे ये ब्लैक लाइंस आ जाएंगी। तो इसको हम नाम देंगे एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम का। तो ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन, ये दोनों बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम्स की कैटेगरीज में आते हैं। आगे चलते हैं तो ये 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे दे दी है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स में से एमिट होता है, और बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है। हमारा मेन कंसर्न होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स। तो देखें ये एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स क्या है। अभी आपके सामने मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कितने मजे की चीज़ है।
तो ये देखें, ये हाइड्रोजन गैस है। अब इसका प्रोसीजर देखें। इस किसी भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, उसमें से हम करंट पास करते हैं लो प्रेशर पर, तो गैस डिस्चार्ज होती है, आयनाइज होती है, करंट पास करना शुरू करता है। अब स्टूडेंट्स, उसमें से जो लाइट निकलती है उस रोशनी को हम एक स्लिट में से पास करते हैं और प्रिज्म यानी एक डिस्पर्सिव मीडिया से पास करते हैं, तो उस लाइट के सब कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। उन सब कंपोनेंट्स को यहाँ पर एक बैंड के ऊपर शो किया गया। यहाँ पर ये जो कलर्स अपीयर हो रहे हैं हाइड्रोजन से, जब भी आप गैस डिस्चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे यही कलर्स इमिट होंगे। इन्हीं कलर्स इमिट होने का मतलब ये है कि ये लाइंस हाइड्रोजन के सिग्नेचर्स कंसीडर होंगी, क्योंकि जब भी जहाँ भी मतलब कोई कैलिफोर्निया में, कोई पाकिस्तान में बैठ के हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट करेगा और जब भी लाइट को प्रिज्म से पास करेगा तो यही स्पॉट्स जो है वो उसको अपीयर होते हुए नजर आएंगे। तो जैसे ही ये कलर्स अपीयर होंगे, द पर्सन हु इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट वो रिकग्नाइज कर लेगा कि ये हाइड्रोजन है। अच्छा, आप सोचें कि अगर ये हाइड्रोजन ऐसा पैटर्न दे सकता है तो क्या बाकी एलिमेंट्स नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। और हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें से कुछ पैटर्न्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये हीलियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ये लिथियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ये बेरिलियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, इसी तरह बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये देखें कितने शार्प लाइंस यहाँ पर अपीयर हो रही हैं। इसी तरह आयरन है, कॉपर, प्लैटिनम, यूरेनियम। और ये नोबल गैसेस को जब हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब में उसको करंट पास करते हैं तो दे स्टार्ट ग्लोइंग, और हर गैस अपना एक डिफरेंट कलर जो है वो शो करती है और हम गैसेस को कलर्स से जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। नियॉन फ्लैश लैंप्स यूज होते हैं, आर्गॉन लैंप्स यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट हर चीज़ बनी है एटम से। एटम्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हमें देती है रोशनी, और हर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मुख्तलिफ तरह की रोशनियाँ एमिट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ हाइड्रोजन पर। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपने देखा बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स को। अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और डिफरेंट आइडियाज़ हम डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं किसी एक एटम में, ऑर्बिट 1 से लेकर ऑर्बिट इन्फिनिटी तक जो लेवल्स हैं। ऑर्बिट 1 में एनर्जी लेवल आप पढ़ते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में। फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑर्बिट की -3.4 है। इन एनर्जी लेवल्स पे हम मज़ीद आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले ज़रा स्पेक्ट्रल सीरीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। आपकी बुक में ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं, लायमन सीरीज़, बाल्मर, पास्टन ब्रैकेट, फंड सीरीज़। एक्चुअल में जनरल फार्मूला है 1/λ इक्वल्स रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। p कोई भी लोअर ऑर्बिट है, ठीक है, और n उससे कोई भी हायर ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और फॉल करता है लोअर ऑर्बिट या p ऑर्बिट में। अब इन फार्मूलाज को याद करना सिंपल है। लायमन सीरीज में 1/1² - 1/n² है। अब यहाँ पर एक शर्त है कि जो n है इट शुड बी ग्रेटर देन 1। अब एक सीरीज को अंडरस्टैंड करें, बाकी ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड हो जाएगी। लायमन सीरीज में यहाँ पे 1 का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में सेकंड से इलेक्ट्रॉन फॉल करे, या थर्ड से, या फोर्थ से, या फिफ्थ से, अप टू यानी कहीं से भी फॉल करेगा, तो उससे जो लाइंस या लाइट एमिट होगी उस सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स को हम लायमन सीरीज कहेंगे। अब इस नतीजे में जो वेवलेंथ्स प्रोड्यूस होती हैं, देखें यहाँ पर जो जंप है ये सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में, और यहाँ पर जो जंप है ये इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू hc/λ होता है फॉर्मूला। अब देखें जहाँ जंप सबसे ग्रेटर है वहाँ एनर्जी भी सबसे ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ जंप या एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होगा वहाँ से एमिट होने वाली वेवलेंथ सबसे कम होगी। सो जब हम किसी भी ऑर्बिट में इन्फिनिटी से जंप लेंगे तो वो सबसे बड़ा जंप होगा। सो ये जो लाइन होगी ये कॉरेस्पॉन्ड करेगी इस सीरीज़ में निकलने वाली सबसे मिनिमम वेवलेंथ को या सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को। अब देखें 2 से 1 में आना ये सबसे छोटा जंप है। जितना जंप छोटा होगा उतना एनर्जी डिफरेंस यानी कम होगा, तो उतनी ही वेवलेंथ ग्रेटर होगी। सो ये लाइन इस लायमन सीरीज़ का लैम्डा मैक्सिमम होगा, ठीक है,
और लैम्डा मैक्सिमम जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा फ्रीक्वेंसी मिनिमम को। एक तो ये बात समझ ली। फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी स्टूडेंट्स, वो जिस रीजन में एग्जिस्ट करेंगी वो है अल्ट्रा वायलेट रीजन। ऑलराइट, इसी तरह अल्ट्रा वायलेट रीजन है तो सेकंड जहाँ पर बाल्मर सीरीज आती है वहाँ पे 2 स्क्वायर का मतलब है कि n शुड बी ग्रेटर देन 2। पास्चन सीरीज है तो n शुड बी ग्रेटर देन 3। ब्रैकेट सीरीज है तो n शुड बी ग्रेटर देन 4। पास्चन है तो n शुड बी ग्रेटर देन 5 और जनरल रिस्पेक्ट में n शुड बी ग्रेटर देन p। सो नाउ बाल्मर सीरीज किस रीजन में लाई करती है, यू मे नो बेटर, विजिबल रीजन में। ये सारी एमसीक्यू इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी सीरीज किस रीजन में लाई करती है, ये एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। पर जो पास्चन, ब्रैकेट और फंड, ये तीनों सीरीज लाई करती हैं इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, फार इंफ्रारेड और वेरी फार इंफ्रारेड में चली जाती है बात। सो सबसे ग्रेटेस्ट एनर्जी सीरीज कौन सी है, लाइमन सीरीज। उससे कम एनर्जी सीरीज बाल्मर सीरीज, उससे भी कम इंफ्रारेड, ब्रैकेट, फंड एंड सो ऑन। तो ये वो तरीक़ेकार है जिससे आपने सबसे पहले सीरीज़ को अंडरस्टैंड करना है। और हर सीरीज़ का स्टूडेंट एक अलग लैम्डा मिनिमम होगा, अलग लैम्डा मैक्सिमम होगा। वो कैसे फाइंड करना है उस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सो अब थोड़ी सी चीज़ें आगे फर्दर समझाने के लिए हम एक एक करके आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक स्पेक्ट्रल सीरीज़ को तरतीब से याद रखना है। 1 2 3 4 5 तक मैक्सिमम आपको याद रखनी है और ये कंडीशंस याद रखनी है कि n शुड बी ग्रेटर देन p, कि p जो है वो लोअर ऑर्बिट है और n जो है वो हायर ऑर्बिट है। अब अगले आइडियाज़ पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हम जनरल फार्मूला पिक करते हैं। 1/लैम्डा रेडबर्ग्स 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। रिमेंबर p लोअर ऑर्बिट है, n हायर ऑर्बिट है। अब जनरल फार्मूला में आपने यहाँ पर n को इन्फिनिटी के अलावा, ठीक है, हर पॉजिटिव नंबर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनिटी का आंसर ऐसे यूज़ नहीं करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, वो बनेगा p स्क्वायर n स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब इस फार्मूला को इन्वर्ट कर दें, यानी वेवलेंथ को अपवर्ड लेकर जाना है तो इन्वर्ट करेंगे अगर इस हम फार्मूला को तो n स्क्वायर p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इंटू रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज़ है तो लाइमन सीरीज़ में जो p की वैल्यू है वो तो 1 ही रहेगी। अब n की वैल्यू आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बस इन्फिनिटी यूज़ नहीं करना इस इक्वेशन के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है तो 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू r। तो ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r। साथ आप मीटर्स यूज़ कर सकते हैं या आगे एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर्स जो भी इसका यूनिट बनेगा। r की वैल्यू आपने याद रखनी। अब आप कोशिश करें कि आप n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 को एक दफ़ा इस फार्मूला पे इम्प्लीमेंट करें और इससे रिजल्ट्स जनरेट करें। स्टूडेंट्स इसी तरह एक कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम का। अगर हमें किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करना हो, ये बात जहन में रखनी है कि हर स्पेक्ट्रल सीरीज़ का लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड हर एक का अपना अलग लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है फॉर एग्जांपल हमें लाइमन सीरीज़ में, तो याद रखें ये सीरीज़ नंबर 1 है। इस 1 का बड़ा रोल है आगे कुछ शॉर्टकट्स में। अब मैक्सिमम वेवलेंथ मैंने यहाँ कहा था कि सबसे जो शॉर्टेस्ट जंप होगा वो लैम्डा मैक्सिमम है और सबसे जो लॉन्गेस्ट जंप होगा वो लैम्डा मिनिमम हमें प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है कि जब हमें मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है तो लास्ट स्लाइड वाला फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर p स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इंटू r। लैम्डा मैक्सिमम के लिए हमने 1 से वेरी नेक्स्ट ऑर्बिट यूज़ करना है। सो अगर लाइमन सीरीज़ है तो हम 1 के बाद 2 यूज़ करेंगे। बाल्मर सीरीज़ है तो हम 2 से ग्रेटर 3 यूज़ करेंगे, यानी अगर हम 3 यूज़ करेंगे तो हमें बाल्मर सीरीज़ का क्या मिल जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम। और इन्फिनिटी यूज़ करेंगे तो हमें किसी भी सीरीज़ की मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगी। इन्फिनिटी टू 1, इन्फिनिटी टू 2, इन्फिनिटी टू 3 एंड सो ऑन। सो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए लाइमन सीरीज़ में क्या पुट करना है, 2। अब बताएं बाल्मर में क्या पुट करना है, 3। पास्चन में क्या पुट करना है, 4 एंड सो ऑन।
तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, लास्ट स्लाइड में भी ये वाले रिजल्ट मैं निकाल चुका हूँ। तो स्टूडेंट ये जो वेवलेंथ है, ये लाइमन सीरीज़ में कौन सी वेवलेंथ है? मैक्सिमम वेवलेंथ 4/3R। ऑन द अदर हैंड मिनिमम वेवलेंथ के लिए ये पूरा फार्मूला लिख के, अच्छा अब मैंने फार्मूला को यूँ क्यों लिखा है, मैंने लास्ट टाइम आपको प्रिकॉशंस दी थी कि इस फॉर्म में बनाने के बाद आपने जो n है उसको इन्फिनिटी यूज़ नहीं करना। यहाँ पर इन्फिनिटी यूज़ करेंगे, उससे एक आसानी हमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल फॉर लैम्डा मिनिमम n शुड बी इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये सारा फैक्टर स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन ये बचेगी 1/λ इज इक्वल टू r/1 स्क्वायर। यहाँ से अगर हमें लैम्डा फाइंड करना है तो इक्वेशन को इन्वर्ट कर दें, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर बाय r। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर को 1 का स्क्वायर नहीं पता होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक रिजल्ट जनरलाइज होता है। मैंने कहा था कि लाइमन सीरीज़ का नंबर क्या है? 1। तो देखें इसका लैम्डा मिनिमम क्या आ रहा है? 1 स्क्वायर ओवर r। अब एक हिंट दे रहा हूँ, बाल्मर सीरीज़ का नंबर क्या है? 2। तो बाल्मर सीरीज़ का जो लैम्डा मिनिमम होगा, लैम्डा मिनिमम फॉर बाल्मर सीरीज़ वो आएगा 2 स्क्वायर बाय r। पास्टन सीरीज़ का नंबर क्या है? 3। तो यहाँ पर इसका जो लैम्डा मिनिमम आएगा वो आएगा 3 स्क्वायर बाय r। इसी तरह 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ये जो लैम्डा मिनिमम है, इसको तो आप सिंपल जेन में रखें कि आप किसी भी सर्टन सीरीज़ का लैम्डा मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं तो आप उस सीरीज़ का नंबर यानी p स्क्वायर उसको किस पे डिवाइड कर दें? r पे। ऑलराइट, तो लैम्डा मैक्सिमम को इस इक्वेशन से और मिनिमम को इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ तो कैलकुलेट कर ली। लेट्स से हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज़ या फॉर बाल्मर सीरीज़ या पास्टन या ब्रैकेट एंड सो ऑन। तो लास्ट स्लाइड में हमने लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट किया लाइमन सीरीज़ का 4/3R, लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट किया 1/r। अब रेशो यहाँ से बनाया लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम 4/3R 1/r, आंसर आ रहा है 4/3। अब नंबर्स में स्टूडेंट्स कोई ना कोई जादू छुपा होता है। अब लाइमन सीरीज़ के लिए 4/3 क्रिएट करना कैसे पॉसिबल होगा? बाय यूजिंग द नंबर ऑफ लाइमन सीरीज़। इसका नंबर 1 है ना, फर्स्ट सीरीज़ है। तो देखें लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम आ रहा है 4/3। इस 4 को बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ लाइमन सीरीज़ का नंबर +1 और उसका स्क्वायर। 1 + 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू द लाइमन सीरीज़ नंबर +1। तो 2 इंटू 1 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3। अब इसको मैं जनरल फॉर्म दूं अगर, तो 1 क्या है? सीरीज़ नंबर यानी p। तो p + 1 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। फिर 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू p + 1। तो ये हमारे पास किसी भी सीरीज़ के लिए जनरल इक्वेशन आपने रट्टा मार लेनी। p + 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p + 1। p यहाँ पे क्या है? सीरीज़ नंबर। फॉर एग्जांपल बाल्मर सीरीज़ है तो इसका मैक्सिमम टू मिनिमम रेशो क्या आएगा? स्टूडेंट्स बाल्मर सीरीज़ का नंबर क्या है? 2। तो 2 + 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 + 1। तो इसका मैक्सिमम टू मिनिमम रेशो क्या आ रहा है? 9/5। अब आपने पास्टन, ब्रैकेट और फंड इन तीनों के ऊपर ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स को प्रैक्टिस कर लेना है। स्टूडेंट्स फिर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हाइड्रोजन ऑर्बिट में कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो किसी भी ऑर्बिट में होती है उसका जनरल फार्मूला En = -E0/n²। यहाँ पर E0 की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्टूडेंट्स अब एक कॉन्सेप्ट है कि कंजेक्टिव एनर्जी गैप्स के बारे में, कि कोई से 2 लेवल्स का एनर्जी गैप, जैसे फर्स्ट 2 का, फिर अगले 2, फिर अगले 2, यानी कंजेक्टिव एनर्जी गैप्स को अगर हम देखें तो उन गैप्स में हमें क्या पैटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ऑर्बिट्स हैं उनकी टोटल एनर्जीज लिखी हुई हैं -13.6 से लेकर इन्फिनिटी तक, कुछ जनरल मेजर जो है एनर्जीज लिखी हुई हैं। अब हम करते हैं एनर्जी E2 - E1।
ऑब्वियसली ये इक्वेशन बराबर होती है एच एफ के या एच सी ओवर लैम्डा के। E2 माइनस E1 का मतलब है कि सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। सो देखिए, जब हम 2 की एनर्जी में से 1 को माइनस करते हैं, माइनस 3.4 माइनस, अब यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, तो 13.6 माइनस 3.4 आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है पहले 2 ऑर्बिट्स की एनर्जी का गैप। फिर हम नेक्स्ट 2 कंसेक्टिव ऑर्बिट्स की बात करते हैं, E3 माइनस E2। तो E3 माइनस E2 यानी माइनस 1.5 माइनस 3.4 EV, इसका आंसर आता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, ये तकरीबन 8 to 9 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी पहले 2 ऑर्बिट्स की होती है इस गैप में, उसके बाद जो कंसेक्टिव एनर्जी गैप्स हैं वो क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। सो हम इसे रिज़ल्ट क्या अखज़ करते हैं कि E2 माइनस E1 की एनर्जी गैप ग्रेटर होता है E3 माइनस E2 से, यानी ये भी आगे फर्दर ग्रेटर होगा E4 माइनस E3 से। स्टूडेंट्स, लिहाजा हम यहाँ पर जनरलाइज कर लेंगे कि सो कंसेक्टिव एनर्जी गैप डिक्रीजेज फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यू माइट अंडरस्टैंड कि पहले 2 ऑर्बिट्स का एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है, अगले 2 का एनर्जी गैप कम, फिर ये जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो कंसेक्टिव एनर्जी गैप्स कम होते चले जाएंगे। ये तो हो गई बात कंसेक्टिव गैप्स की। यहीं से एक बात जहन में रखें कि अगर आप सिर्फ किसी एक सीरीज़ को सपोज कर लेते हैं तो उस एक सीरीज़ में इन्फिनिटी से उस ऑर्बिट में आने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ग्रेटेस्ट एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। अब 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट होगा। फिर इसी तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट कम से फॉल करता जाएगा तो एक ही कंसेक्टिव जंप जो है उसमें एनर्जी डिफरेंसेस जो है वो चेंज होते रहेंगे। सो कंसेक्टिव के गैप्स और हैं, और एक ही ऑर्बिट में अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं तो जो जंप सबसे बड़ा होगा उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड 2 मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के, एक होती है एक्साइटेशन एनर्जी, एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स के विद इन द एटम इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजना। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से 4th ऑर्बिट में भेजना हो तो वी विल अप्लाई द एनर्जी गैप E4 माइनस E1। अब 4th ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस कर दें तो हमारे पास एक ऐसा फोटोन रिक्वायर है जिसकी एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए है, तो ये कहलाएगी उसकी एक्साइटेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को किसी सर्टन ऑर्बिट से वैसे ही रिमूव कर दिया जाए, यानी उस सर्टन ऑर्बिट से निकाल के एटम में से उसको जो है वो स्किप कर दिया जाए। तो एटम से स्किप करने का मतलब है कि उसको इनफाइनाइट ऑर्बिट में भेजना। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ऑफ थर्ड ऑर्बिट, E इन्फिनिटी माइनस E1, E इन्फिनिटी माइनस E2। अब देखें, इन्फिनिटी में एनर्जी 0 है, माइनस 13.6 EV, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ये आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकंड, ये फॉर थर्ड एंड सो ऑन। सो एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन बनता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट। यानी अगर किसी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपसे पूछा जाए कि इस ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, तो सिंपल इसका माइनस स्किप कर दें और बता दें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, इसी तरह एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, वो थर्ड से फर्स्ट में आने तक कितनी मैक्सिमम लाइंस एमिट कर सकता है। अब देखिए, वो आने को थर्ड से 2 में आ सकता है, ठीक है, फिर वो थर्ड से डायरेक्ट 1 में भी आ सकता है, और फिर वो जब 2 में आया था तो 2 में आने के बाद फिर 2 से 1 में भी आ सकता है। यानी अगर हम देखें तो पॉसिबली 3 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही।
अब ये 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी के हवाले से अगर निकालनी हो, यानी इलेक्ट्रॉन 4th से 1 में आए तो कितनी लाइंस एमिट होंगी, 5th से 1 में आए तो कितनी लाइंस एमिट होंगी, तो ऐसे गिनती गिनी नहीं है हमें। जनरल फार्मूला इसका शॉर्टकट है n इंटू एन माइनस 1/2। n वो ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन छलांग लगाने लगा है। अब इलेक्ट्रॉन ने 3rd से जंप लगाया 1 में, तो कितनी पॉसिबल लाइंस एमिट हो सकती हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 आपके सामने आंसर है 3। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने तब यूज़ करना है जब आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में यानी ग्राउंड स्टेट में फॉल करता है। अगर वो स्टेट ग्राउंड स्टेट नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 2nd में आता है, तो उसके लिए इक्वेशन ये है, इसको आपने अपने पास लिख लेना है और याद कर लेना है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ये है और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो अगर ग्राउंड स्टेट नहीं है तो फिर आपने n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2 यूज़ करना है। अब n2 है 5, n1 है 2, अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 5 से 2 तक आते आते कितनी लाइंस एमिट करेगा, 3 लाइंस एमिट करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक टोटल एनर्जी ऑफ एटम्स के बारे में कुछ हिंट्स दे रहा हूँ कि हम तो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, लेकिन अगर कोई भी एटम हो तो उसके किसी भी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी आपने फाइंड करनी हो तो ये जनरल फार्मूला याद रखना है, E n इज इक्वल टू माइनस z² ओवर n² इंटू E0। अब E0 क्या है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z² ओवर n²। यहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए चूंकि z 1 होता है लिहाजा 1 ओवर n², तो इसीलिए हमारे पास जनरल इक्वेशन बन जाती है E n इज इक्वल टू माइनस 13.6 EV ओवर n²। इसका मतलब है कि अगर हीलियम होगा तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 आएगा और फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 13.6 से, तो हीलियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है या टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम वो बहुत डिफरेंट होगी हाइड्रोजन से। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगला एक कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, ये तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल होती। हम बता तो देते हैं कि जी टोटल एनर्जी इतनी है, तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जी 2nd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताएं काइनेटिक कितनी होती है, बताएं पोटेंशियल कितनी होती है। सो लिसन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्बिट में लेट्स से जनरल ऑर्बिट है E n इज इक्वल टू माइनस 13.6 ओवर n², तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, अब मैं बहुत शॉर्टली आपको सिर्फ हिंट बताऊंगा और आपने उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है हर ऑर्बिट पे, प्रैक्टिस खुद करनी। फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताएं फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल नहीं काइनेटिक कितनी है, तो बहुत सिंपल हिंट बता रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी। अब यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक कितनी है, तो नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। अब ये तो पहली नेगेटिव है, मज़ीद नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 13.6 EV, इस बात को साबित करते हुए कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो वेरी शॉर्टली, फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी अगर आपको याद है और आपसे पूछा जाए काइनेटिक कितनी है, इसी नंबर को प्लस कर दें। सेम याद हो, आयनाइजेशन पे भी यही काम किया था हमने। सेकंड ऑर्बिट में काइनेटिक कितनी है, इसी नंबर को प्लस कर दें। थर्ड में कितनी है, प्लस कर दें। तो जो उसकी टोटल एनर्जी है उसको प्लस के साथ मेंशन कर देंगे तो वही उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब आती है पोटेंशियल की, तो 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। अब फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस 13.6 EV। पोटेंशियल कितनी होगी, इसको डबल कर दें, ये हो जाएगी माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट आ जाती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल कितनी होगी, 3.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो पोटेंशियल में नेगेटिव साइन नहीं ख़त्म होगा, पोटेंशियल में नेगेटिव रहेगा। अब देखें, यहाँ पर पोटेंशियल है माइनस 27, यहाँ पोटेंशियल है माइनस 6.8। अब देखें 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव हो रही है, यानी
बुलंदी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, और इनका जो सम है वो कहलाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।